ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की दूसरी कड़ी। पृथ्वी जलवायु प्रणाली के लिए जिम्मेदार कारक। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। हमारा स्कूल सबसे अच्छा है ना? क्यों? देखो ना, हमें यहाँ फिल्में दिखाते हैं जिससे कि हम चीजों को अच्छी तरह समझ सकें। इस बार स्कूल में हमें जलवायु परिवर्तन पर फिल्म दिखाई, मुझे तो बहुत मजा आया। इसमें तो बहुत तबाही दिखाई है, इसमें मजा कैसे आ सकता है? ये तबाही दरअसल प्रतिक्रिया है। सर प्रतिक्रिया, इसका क्या मतलब है? सुमित, हम इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। कल छुट्टी है तो आप सब लोग इस फिल्म को लेकर अपने अनुभव निबंध के रूप में लिख कर लाएंगे जी। और आपके मन में जितने भी सवाल हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। जरूर ठीक है? जी सर, बाय। बाय। अरे क्या हुआ? तुम बस में सो ही गए थे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मनीषा, तुम्हें याद है राजीव सर ने हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या बताया था? हाँ और फिर जो फिल्म हमने देखी थी उसमें क्या दिखाया था? हाँ याद है, लेकिन वो तो एक फिल्म है ना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं, वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। याद है सर ने क्या कहा था? वो एक प्रतिक्रिया थी, आने वाली मुसीबतों की आहट। मैंने अभी एक सपना देखा, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। लो, आ गया घर। बच्चों, आ गए तुम लोग। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अरे इससे क्या हुआ? माँ, आज महीने का चौथा शनिवार है ना, तो हमेशा की तरह हमें स्कूल में फिल्म दिखाई गई। फिल्म में हमारी धरती और पर्यावरण को लेकर बहुत सारी जानकारी थी और ढेर सारा एक्शन भी। भाई फिल्म देखने के बाद से काफी अजीब तरीके से पेश आ रहा है। वो तो आज बस में भी सो गया था। क्या? माँ, मैंने बस में एक अजीब सा सपना देखा। अजीब सा सपना? कोई भूत देख लिया है क्या? माँ, उससे भी बुरा। क्या? माँ, मुझे बस में नींद आ गई और मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि पेड़ रो रहे हैं, अच्छा। गिर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैंने देखा कि धरती फट गई है। धरती के अंदर से पीली रोशनी निकल रही थी और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। बहुत कुछ तो मुझे समझ ही नहीं आया। पेड़ धरती के अंदर गिर रहे थे। अच्छा। लोग भी धरती के अंदर गिर रहे थे और मैंने ऐसी तबाही देखी जैसी कभी सोची भी नहीं थी। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा देखा जो तेजी से पिघल रहा था और अचानक मैं उस बर्फ के ठंडे पानी में डूबने लगा। मेरा दम घुटने लगा माँ, और फिर मेरी आंखें खुल गई। पर ऐसा सपना क्यों देखा तुमने? माँ, आज हम जब स्कूल से लौट रहे थे ना, तो भाई और उनका क्लासमेट राघव भी धरती और जलवायु को लेकर बातें कर रहे थे। हाँ माँ, आज क्लास में सर ने हमें धरती के अलग अलग मंडलों के बारे में बताया, जैसे वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, क्रायोस्फीयर और जीव मंडल। हमें फिल्म भी दिखाई गई और फिर सर ने हमसे कहा कि हम अपने माता पिता की मदद से इसे और बेहतर समझें। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इसके बारे में तो हमें भी बताया जा रहा है। हाँ, तुझे तो सब पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे सर ने ज्यादा चीजें बताई हैं। माँ, इसे बोलो ना। रुको भाई, मैं समझती हूँ। मुझे तुम्हारी चिंताएं भी समझ में आ रही हैं। देखो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे मन में ये सवाल उठना लाजमी है। अच्छा चलो ये बताओ, ये राजीव सर तुम्हारे विज्ञान के टीचर है ना?
हाँ माँ। अब आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे, मुझे टीवी देखना है। क्या? ठीक है मनीषा, तुम देखो टीवी। सुमित, जी चलो मेरे साथ आओ, हम वहां चलकर बात करते हैं। जी माँ, आइए। यहाँ बैठ। अब मुझे बता कि क्या हुआ। माँ, फिल्म में बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें पिघल रही थीं और इसकी वजह बताई गई धरती का बढ़ता तापमान। और बर्फ के पिघलने की वजह से समंदर का स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। एक साथ इतना सब कुछ देख के मेरा तो दिमाग ही घूम गया। इतने सारे सवाल मन में उठ रहे थे, लेकिन राजीव सर ने कहा कि अगली क्लास में बात करेंगे। तो क्या हुआ? अच्छा, हाल ही में तुमने पापा के साथ टीवी पर एक खबर देखी थी ना, वो केरल में जो बाढ़ आई थी। हाँ माँ। कुछ ऐसे ही हालात 2005 में मुंबई में, 2010 में लेह, 2013 में उत्तराखंड, 2014 में जम्मू कश्मीर, 2015 में चेन्नई और अभी हाल ही में 2017 में सौराष्ट्र में भी ऐसे ही हालात थे। लेकिन ऐसा क्यों माँ? बेटा, ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा तकनीकी भी है। मैं इसे समझने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन पहले खाना खा लो तुम लोग और होमवर्क कर लो। जी। जलवायु परिवर्तन पर आज जो तुम्हें पढ़ाया गया है, पहले उसे दोबारा पढ़ो, सवालों की एक लिस्ट तैयार कर लो, फिर मैं उन सवालों का जवाब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है? ठीक है माँ। चल। हेलो, राजीव स्पीकिंग। नमस्कार राजीव सर। सर, मैं आपके छात्र सुमित की मम्मा बोल रही हूँ। ओ नमस्कार, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सर, एक्चुअली मैं आपको अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाना चाह रही थी। नाश्ते के लिए? ऐसे अचानक? कुछ खास बात? सर, आप आइए तो सही, मैं आपको घर पर ही बताती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। वैसे भी मैं पास ही रहता हूँ तो जल्दी ही आ जाऊंगा। आपके नाश्ते की खुशबू तो मेरे घर तक आ रही है। अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। राजीव सर। गुड मॉर्निंग सर। आप हमारे घर और ऐसे अचानक? अरे भाई सुमित, आपकी मम्मी ने ही बुलाया है मुझे। गुड मॉर्निंग सर। मम्मी ने? माँ ने बुलाया है आपको? हाँ। बच्चों, मैंने बुलाया है सर को। सर आइए, प्लीज बैठिए। चलो शुरू करते हैं नाश्ता। जी। लीजिए सर। अच्छा, साथ ही ये भी बताइए कि आखिर बात क्या है? आपने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो दरअसल सर, सुमित कल से काफी परेशान है। जब से ये स्कूल से फिल्म देखकर आया है, तब से लगातार उसी के बारे में बात कर रहा है। जी सर, कल बस में भाई ने एक सपना देखा। कैसा सपना सुमित? सर, मैंने देखा कि पेड़ और इंसान सब धरती के अंदर गिर रहे थे। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें पिघल रही थीं। और मैं उस ठंडे पानी में डूब रहा था। मैं बहुत डर गया था सर। सर, क्या ऐसा सचमुच होगा? बच्चों का दिमाग भी कितना तेज चलता है। मैं मानता हूं कि हालात खराब हैं, लेकिन चिंता करने से या डरने से कुछ नहीं होगा। देखो सुमित, जी। तुम्हें पहले चीजों को समझना होगा, समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। आई थिंक सभी ने नाश्ता कर लिया है, तो क्यों ना हम बच्चों के कमरे में चलकर बात करें? जी। हाँ माँ, मैं सर को अपने कमरे में ले चलती हूँ। हाँ, आइए सर, इस तरफ। अच्छा, आइए। चलो तुम्हारा कमरा देखते हैं। जी। अरे वाह माँ, ये बड़ा सा नक्शा क्या है? बेटा, नक्शे के बारे में तो तुम्हें सर बताएंगे और इसकी मदद से तुम्हें बहुत सारी जानकारियां भी देंगे। बस तुम लोग अब शांति से सर की बातें सुनो। लेकिन माँ, मुझे तो कितनी सारी चीजें पूछनी है सर से। मैंने तो लंबी लिस्ट बनाई है। हम सवाल भी पूछेंगे भाई, लेकिन पहले सर की बात तो सुन लें। हाँ। बहुत बढ़िया मनीषा। चलो ये बताओ कि इस नक्शे को देखकर तुम्हें क्या समझ आ रहा है? ये तो हमारी धरती है। हाँ, और कितना नीला है यहाँ। कितना सुंदर है ना। पूरा का पूरा नीला तो इसलिए है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। बच्चों, जानते हो, धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। जी। हाँ, धरती का जो हिस्सा पानी से बना है उसे जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल का मतलब होता है ग्रह पर महासागरों, नदियों, धाराओं
भूजल या पानी के वाष्प के रूप में मौजूद सारा का सारा पानी। धरती 5 भागों से बनी है। पानी यानी जलमंडल के अलावा भूमि, दैट इज स्थलमंडल, और जीवित प्राणियों से मिलकर बना जीवमंडल, और वायु यानी वातावरण या वायुमंडल है। ये तो मुझे पता है सर। एक और भी कुछ होता है। हाँ, एक और भी होता है, वो है बर्फ से बना क्रायोस्फीयर। ओह, जलमंडल की तरह ही क्रायोस्फीयर भी पानी से बना होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पानी बर्फ के रूप में होता है। अब देखो सुमित, धरती के बहुत सारे हिस्सों में बर्फ जमी है। जी। ये पृथ्वी पर कई स्थानों पर पाया जाता है जी। लेकिन मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव के आसपास के इलाके में आर्कटिक और दक्षिण ध्रुव के आसपास का क्षेत्र अर्थात अंटार्कटिका में। ये वही बर्फ होगी जो मैंने पिघलते हुए देखी थी। सर, क्या ये सारी बर्फ पिघल जाए तो हमें डुबा सकती है? हाँ बिल्कुल सुमित, धरती पर बर्फ के रूप में इतना पानी है कि अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो धरती डूब सकती है। अच्छा। लेकिन क्रायोस्फीयर एक प्रतिबिंबित कंबल की तरह है जो पृथ्वी को बहुत गर्म होने से बचाता है। ओह। हाँ, दरअसल पानी या जमीन की तुलना में बर्फ सूरज की रोशनी को ज्यादा प्रतिबिंबित करती है। बर्फ की उपस्थिति या अनुपस्थिति पृथ्वी की सतह के गर्म या ठंडे होने को प्रभावित करती है। अच्छा। हाँ, जिससे पूरे ग्रह की ऊर्जा संतुलन पर असर पड़ता है। ऐसा भी होता है सर? हाँ मनीषा। वाह, धरती के बारे में कितना कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। और तुम लोगों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों में सब कुछ जान लेने की उत्सुकता है। जी सर। तो चलो अब हम बाहर चलते हैं। भाई, हम कुदरत की बात कर रहे हैं तो उसके पास चलकर ही करते हैं। जी बिल्कुल आइए सर। चलो आओ। बच्चों, अब यहाँ पार्क में सुमित, ये पार्क की थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में लो। जी। उठाओ उठाओ और इसे महसूस करने की कोशिश कर। सर, ये तो स्थलमंडल का हिस्सा हुआ ना? बिल्कुल। ये देखिए, मिट्टी के साथ साथ कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पौधों के अवशेष और कुछ और भी है। और मनीषा, तुम्हारे हाथ में? सर, मेरे हाथ में भी पत्थर, सूखे पत्ते और मिट्टी आई है। बढ़िया। ये सब तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए था कि स्थलमंडल पृथ्वी की सतह पर सभी कठोर और ठोस भूमि द्रव्यमान से बना है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे अर्ध ठोस चट्टानें हैं और पृथ्वी के भीतरी भाग में तरल पदार्थ हैं। जी। स्थलमंडल की सतह ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें पहाड़, गहरी घाटियां, विशाल मैदान, पठार की भूमि आदि शामिल हैं। इसमें जीवन स्थिरता के लिए सभी आवश्यक खनिज भी शामिल हैं। अच्छा। हाँ, स्थलमंडल की वास्तविक मोटाई काफी भिन्न होती है और लगभग 40 से 280 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन सर, स्थलमंडल और जलमंडल में से कौन ज्यादा जरूरी है? सुमित, एक बात बताओ। जी। क्या ज्यादा जरूरी है, जो पानी तुम पीते हो या फिर जिस धरती पर तुम खड़े हो? सोचो। सर, दोनों ही जरूरी हैं। अभी ऐसी कुछ और चीजें भी हैं। इनमें से एक और जरूरी सतह है उसकी, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना मिनट 2 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। सर, हवा। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तुम दोनों थोड़ी देर तक सांस रोक सकते हो? क्या? देखते हैं कितनी देर बिना हवा के, मेरा मतलब है कि बिना ऑक्सीजन के रह पाते हो। जी। चलो रोको। 1 2 3 4। सर, मैं अब और सांस नहीं रोक सकता। चलो अब गहरी सांसें लो, ऐसे। हाँ, अब ठीक है? अब अच्छा लग रहा है सर। जी। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी गहरी सांस ली ही नहीं है। सुमित, कल क्लास में मैंने तुम लोगों को वायुमंडल के बारे में बताया था, याद है कुछ? हाँ हाँ सर, बिल्कुल याद है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी बहुत सारी गैसें होती है। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी गैसें सिर्फ 1% होती हैं। गुड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.039% और आर्गन 0.93% और बाकी गैस जैसे क्रिप्टन, नियॉन, हीलियम और जेनॉन। और सर, हम सांस लेते हुए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, है ना?
अच्छा, जैसे हमें तो पता ही नहीं था। अरे कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया मनीषा। थैंक यू सर। तो अब तक हमने जल मंडल, क्रायोस्फीयर, स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में जाना। अगली बारी है जीव मंडल की। मुझे पता है सर, हमारे ग्रह में सभी जीवित चीजों को जीव मंडल के अंदर रखा जाता है। इसमें जानवर, पौधे और पृथ्वी के सूक्ष्म जीव शामिल हैं। हम भी इस समूह से संबंधित हैं। वेरी गुड मनीषा, एक्सीलेंट। असल में जीव मंडल पृथ्वी के उस भाग को कहते हैं जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। सुमित, सुन रहे हो ना? जी। पृथ्वी के 3 परिमंडल होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जी। ये तीनों जहां आपस में मिलते हैं वहीं जैव मंडल यानी जीव मंडल स्थित है। जैव मंडल की परत पतली लेकिन अत्यधिक जटिल है। किसी भी प्रकार का जीवन केवल इसी परत में संभव है। इसलिए बच्चों, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, अब जब हम पृथ्वी के जलवायु तंत्र के लिए जिम्मेदार इन कारकों के बारे में अधिक या कम जानते हैं, लेकिन मैं अभी भी इस बारे में स्पष्ट नहीं हूँ कि कैसे ये सारे कारक पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। सर, बहुत धूप लग रही है, अंदर चलें क्या? ठीक है, घर चलते हैं। देखो, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर जलवायु को प्रभावित करने वाली लगभग सारी ऊर्जा सूर्य से निकलती है। ठीक है, ये ऊर्जा अंतरिक्ष के माध्यम से गुजरती है जी। और पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है। जी हाँ। इसमें से केवल 40% ही हमारे पास पहुंचती है। अच्छा। हाँ, बाकी वातावरण के माध्यम से प्रतिबिंबित या अवशोषित होती है। अरे, आ गए आप लोग? जी माँ। मैं आई थी आप लोगों को देखने के लिए, लेकिन आप लोग तो घर के सामने थे ही नहीं। वो बस बातें करते करते हम लोग पार्क की तरफ चले गए थे। जी हाँ, तो आपकी बातें पूरी हो गई। बच्चों, समझ में आया तुम लोगों को जी सब हाँ, कुछ? माँ। हाँ माँ, काफी कुछ समझ में आ गया, लेकिन अभी और भी चीजें हैं जो समझनी है। अच्छा, बच्चों, कैसे हो आप लोग? नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सर, बैठिए ना। क्या बात है सरला, तुमने मुझे रविवार के दिन घर पर बुलाया? सर, अपने बच्चों के लिए। दरअसल ये बच्चे धरती और इसके घटकों जैसे स्थल मंडल, क्रायोस्फीयर, वायुमंडल और जल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके। लेकिन सर, इनके दिमाग में इतने सारे सवाल हैं जिनका मैं तो जवाब नहीं दे सकती। इसीलिए सर, मैंने राजीव सर को भी बुलाया है। ओह। आप इनसे मिलिए प्लीज। ये सुमित और मनीषा के विज्ञान के शिक्षक हैं। ओह, हेलो मिस्टर राजीव, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। हेलो मिस्टर सहगल, मुझे भी बहुत खुशी हुई सर। मैंने बच्चों को पृथ्वी सहित पृथ्वी के वातावरण के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में बताने की कोशिश की है। लेकिन ये कैसे होता है, अभी इस पर चर्चा करना बाकी है। तो अब ध्यान से सुनो बच्चों, इस मिट्टी में सभी कारक हैं। कैसे? अब देखो बताता हूँ। इस मिट्टी में स्थल मंडल से खनिज हैं। मिट्टी के भीतर नमी के रूप में जल मंडल के तत्व मौजूद हैं। कीड़े और पौधों के रूप में जीव मंडल यानी जीव मंडल मौजूद है। और वायुमंडल यानी वायुमंडल मिट्टी के टुकड़ों के मतलब कणों के बीच में हवा के रूप में है। पूरी प्रणाली जीवन को बनाती है और इसे ही हम पृथ्वी कहते हैं। देखो, हम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे थे। जी। ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट की वजह होती है वनों की कटाई। इसलिए ये जलवायु परिवर्तन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बच्चों, इतना ही नहीं, तेज बारिश की वजह से मिट्टी का क्षरण होता है और शुष्क मौसम में मिट्टी सूख जाती है या तेज हवा से मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। इस सब की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जो आखिरकार बर्फ के पिघलने का कारण बनता है। और इस सब की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ता है, जो वाष्पित होकर वापस बारिश के रूप में ही धरती पर आता है। और इस प्रकार बाढ़ और सुनामी आती हैं। हे भगवान, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हाँ सुमित, और तो और ये मिट्टी का कटाव वृक्षारोपण को नष्ट कर देता है, जो वास्तव में वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी हमारी जीवन रेखा का स्रोत है। ये वायुमंडल में मौजूद अवांछित गैसों और कणों की सफाई में भी मदद करता है। अच्छा। अब देखो, जब पौधे नहीं होते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जीव मंडल के लगभग सभी तत्वों के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। तो बच्चों,
जीव मंडल में बदलाव होता रहता है। कुछ प्रजातियां जीवन के लिए अधिक उपयुक्त स्थितियों की तलाश में अन्य स्थानों पर स्थानांतरित होती हैं, तो कुछ प्रजातियों के लिए शरीर का आकार बदलता है। कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अभी तक की बातचीत से मुझे तो ये समझ में आया कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली समय के साथ अपनी आंतरिक गतिशीलता के प्रभाव में विकसित होती है, और जैसे जैसे हम कृषि, शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए भूमि को साफ करते हैं, वैसे वैसे हम ज्वालामुखी विस्फोट, सौर विविधता और वायुमंडल की संरचना को बदलते जाते हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि अधिकांश जलवायु परिवर्तन मानव प्रेरित है? मतलब ये कि क्या हम जलवायु में बदलावों के लिए समान रूप से जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। बर्फ की चट्टानें अपने आप नहीं पिघल रही हैं। किसी समंदर या नदी का जल स्तर अपने आप नहीं बढ़ रहा है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कंक्रीट संरचनाओं को बनाने के लिए लगातार पेड़ काट रहे हैं। कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2025 तक बेंगलुरु का 95% हिस्सा कंक्रीट होगा। 95%? जी, विशेषज्ञों की माने तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेंगलुरु में झील सूख रही है और मकान बनाने के चक्कर में हरियाली की बलि चढ़ाई जा रही है। वाह, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने राजीव जी। देखिए, हवा अपने आप प्रदूषित नहीं हो रही है, हम अपनी ज़रूरतों की वजह से चक्र को बिगाड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। ये सच है कि हमारा ग्रह लगातार गर्म हो रहा है और ये वर्तमान की वास्तविकता है और संभावित भविष्य के लिए खतरा। इसका मतलब मेरा सपना सच हो जाएगा? सपना? कौन सा सपना? अरे पहले सच्चाई तो ठीक से समझ लो बच्चा। देखो, पिछले 100 वर्षों में भारत में औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। मॉनसून के अलावा शेष 3 ऋतुओं में तापमान वृद्धि के पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य का उल्लंघन हुआ है। और हाल के शोध कार्यक्रमों के मुताबिक भारत जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले शीर्ष देशों में से एक है। क्या? हाँ, जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका, भारत और सऊदी अरब सबसे ऊपर है। ये तो चिंता का विषय है सर। है, बिल्कुल है। बच्चों, इसमें कोई संदेह नहीं है, हालात पहले से भी बदतर हैं। जलवायु परिवर्तन हर जगह दिखता है, फिर चाहे वो वायुमंडल हो, जलमंडल हो, जीवमंडल हो, क्रायोस्फीयर हो, स्थल मंडल हो या फिर कुछ और। लेकिन अगर आप तथ्यों को समझते हैं और अपने दैनिक अभ्यासों में सुधार करते हैं, तो जिन कारकों पर हमने चर्चा की है उन्हें काबू में लाया जा सकता है। सर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, स्थिति को काबू में किया जा सकता है? बिल्कुल। हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए और इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी। पर्यावरणविद होने के नाते मैं व्यवहारिक विकल्पों की तलाश में हमेशा रहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, यानी आप अपने बच्चों को वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमने अपने जीवन में देखा है। धरती तपता अंबर उबल रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की दूसरी कड़ी सुन रहे थे। पृथ्वी जलवायु प्रणाली के लिए जिम्मेदार कारक। आलेख व अनुसंधान नेहा त्रिपाठी का था। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीके त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, ऋषि उनियाल,
वसुंधरा बोस, सविता शर्मा और रजनीश शर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत सूर्य की ऊर्जा धरती पर पहुंचती है? और दूसरा प्रश्न है, पिछले 100 वर्षों में भारत में औसतन तापमान कितना बढ़ गया है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।